हमारा पहला चैप्टर शुरू होता है हमारे सूरदास जी के पदों से। सूरदास जी का जन्म हुआ था 1417 में, तो बेसिक जानकारी है, तो हम सीधे आते हैं हमारे पदों पर। सबसे पहला पद है हमारा ऊधो तुम हो अति बड़भागी, है ना। तो इसमें बेसिकली जो हमारे ऊधो जी हैं वो कहाँ आए हैं, वो आए हैं गोपियों के पास। अब क्यों आए हैं, फालतू में आए हैं, ऐसे नाश्ता पानी करने नहीं, वो एक संदेशा लेकर आए हैं। किसका लेके आए हैं? कृष्ण का। अच्छा, अब कृष्ण को क्या संदेशा भेजने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, उन्हें क्यों, तो भगवान ने, है ना, उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने योग का, है ना, मतलब योग विद्या का संदेश भिजवाया था। कहाँ? गोपियों के पास। ठीक है, अच्छा क्यों भिजवाया था तो चैप्टर से पता चलेगा। तो इसमें जो गोपियाँ हैं, जब वो उद्धव आते हैं तो वो उनसे कहती हैं, अरे भाई उद्धव, तुम तो बड़े मतलब लकी इंसान हो यार, वेरी लक्की पर्सन, है ना। तुम्हारा तो मतलब क्या है, तुम तो कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे मुंह नहीं करते। तुम तो ऐसे हो जैसे भाई कमल का फूल होता है, वो पानी में ही रहता है, फिर भी उस पर पानी की बूंद तक नहीं पड़ती। अरे तुम तो भाई एकदम क्या हो, तिल की मटकी हो, है ना, उसे कितना भी पानी में डुबोते रहो फिर भी क्या होता है, उसमें पानी की बूंद टिक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से मालूम है कि जो तेल होता है वो पानी में मिलता नहीं है। साइंस के बच्चे हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो पैर है वो क्या है, तुमने कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में अभी तक अपना पैर नहीं डुबोया है। अब भाई सूरदास कहते हैं कि भाई हम जो गोपियाँ हैं, है ना, वो तो बेचारी भोली भाली हैं, वो इतनी विद्वान भी नहीं है। हम तो ऐसे हैं जैसे चींटी गुड़ से लग जाती है, हम तो बिल्कुल चींटियों जैसी हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे पद में हमारी गोपियाँ कहती हैं कि हमारी तो मन में ही मन की रह गई, अब हम क्या करें उद्धव भैया, बताओ हमें कुछ भाई साहब, ठीक है। अब हमें भी कोई संदेशा भिजवाना होगा, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कृष्ण भी भिजवा सकते हैं, हम भी तो भिजवा सकते हैं, पर हम आपसे तो नहीं भिजवाते, हमें तो कृष्ण से ही बात करनी थी, ठीक है। हमें तो लग रहा था कि भाई वो आ जाएंगे, ऐसे ही घूमने घूमने गए होंगे, बोल के भी गए थे आ ही जाऊँगा, है ना। तब इतने दिन हो गए अभी तक तो आए नहीं, ऊपर से क्या भिजवा दी, का संदेशा भिजवा दिया। हमें उसे सुन सुन के क्या हो रहा है, हमारी जो पीड़ा है वो और बढ़ रही है ना। अब हम जिस यहाँ से चाह रहे थे कि भाई यहाँ से हमारी रक्षा होगी, अब वहीं से क्या हो रहा है, उधर से ही मतलब व्यथाएँ आ रही हैं। जैसे कि हम क्या चाहते हैं कि भाई एग्ज़ाम में टीचर चीटिंग करा देंगे, और टीचर क्या कर देते हैं, टीचर और टफ पेपर बना देते हैं। अच्छा, अब क्या, ठीक है, अच्छा जी, तो वो अब क्या करेंगे कि देखो अब तो कोई मर्यादा ही नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब हर चीज़ की एक मर्यादा ना होती है ना, एक सीमा रहती है। अब तो सीमा के मतलब बाहर निकल गई है ना, पानी सर के ऊपर चला गया। अच्छा, तीसरे पैराग्राफ में, है ना, और तीसरे पैराग्राफ में हमारी जो गोपियाँ वो कह रही हैं कि हमारे जो हरि हैं, हरि मतलब जो कृष्ण है, वो हारिल की लकड़ी हैं, है ना। हारिल की लकड़ी मतलब हारिल एक पक्षी होता है जिसे मतलब लकड़ी बड़ी प्यारी होती है ना, उसे वो अपने पंजे में लेके घूमता है, ठीक है। अच्छा, अब गोपियाँ कह रही हैं कि हमने तो मन क्रम और वचन से क्या किया, नंद नंदन, और मतलब नंद के पुत्र को, है ना, उस लकड़ी की तरह दृढ़ करके पकड़ लिया, है ना। तो जागत सोवत, ठीक है, उसमें करेंगे हमें तो जागते सोते हैं ना, रात में दिन में सपने में, सही है ना। हमें क्या है, हम बस खाना खाना ही जपते रहते हैं। अब योग के बारे में, यानी कि योग जो है ना, उद्धव लाए हैं संदेश, सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, ठीक है, हमारे ज़माने में कड़वा सिरप। तो ये तो तुम ऐसी बीमारी ले आई हो उद्धव, जो हमने ना ही कभी देखी है और ना ही करी है, ना ही हमें कभी हुई है। यह तो उन्हें ले जाकर दो ये संदेश, जिनके मन जो है वो क्या है, चलाए माने, मतलब चलते रहते हैं ना, कभी ये कर लूँ वो कर लूँ, है ना। ऐसे लोगों को, हमारा मन तो क्या है, स्थिर है। अच्छा, चौथे पैरा में कहती है, कह रही है राजनीति पढ़ा, मतलब हरी तो भाई अब राजनीति पढ़ाए हैं ना, नेता टाइप बोल रही हैं, पॉलिटिक्स पढ़ाए हैं। तो हमने जो मधुकर की बात है वो सुन ली, और हमें क्या मिलता है, हमें सारे समाचार मिल जाते हैं। एक तो पहले ही बड़े चालाक इंसान थे, ठीक है, और अब तो वो पाठ फाट भी सुना, शिक्षा फिक्षा भी ग्रहण कर लिया, है ना। अब बुद्धि और भी बढ़ गई होगी, है ना। इतनी बुद्धि बढ़ गई है क्या, हमें योग का संदेश दे रहे हैं, है ना। तो वो तो पहले के लोग तो बहुत अच्छे होते थे, जो दूसरों के हित के लिए, जो लोग दूसरों के हित के लिए क्या करते थे, मतलब मेहनत करते थे दूसरों की भलाई के लिए, ठीक है। तो अब अपने मन फेर पाई हैं, चला जुहुदा चुराए तेरे को नीति करे अपन। अच्छा, वो कहती हैं कि अब हम क्या करें, अब तो वही इंसान है ना जो अनीति छुड़ाने गया था, मतलब जो अपराधों को रोकने गया था, वही अपराध कर रहा है। राजा का धर्म है, मतलब राजा का तो यही काम रहता है ना कि भाई उसकी प्रजा पे कोई दुख नहीं है ना। तो ये सारा था, इसमें अब नेक्स्ट वाला करते हैं। दूसरा हमारा चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो हमारा लिखा है तुलसीदास जी ने, ठीक है
है ना। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, बातचीत हो रही है, सीधी सारी चर्चा हो रही है किसी राम लक्ष्मण परशुराम जी के बीच में। अच्छा, शुरू कैसे होता है, तो नाथ समुद्र नु भंजन है, मतलब इसमें बेसिकली जो सबसे पहले परशुराम जी हैं वो उनका धनुष टूट चुका है, ठीक है। बड़े गुस्से से आते हैं, एंट्री मारते हैं ना, स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो वो क्या कहते हैं, अब राम बोलते हैं सबसे पहले, उनका डायलॉग आता है, क्या आता है कि हे नाथ, जिसने अभी क्या किया है, शिव जी का धनुष है वो तोड़ दिया है, वो आपका ही क्या हुआ, एक दास होगा, कोई आपका नौकर ही होगा, ठीक है। अच्छा, आपकी कोई ऐसी ऐसी आज्ञा है तो आप मेरे को दे दो, है ना, नहीं रुक पा रहे, ऐसा बोला नहीं था, नहीं रुक पा रहे तो बट ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपकी कोई आज्ञा है तो मुझसे कह दो। अच्छा, अब भाई परशुराम जी और गुस्सा हो जाते हैं। अब वो इतना सुनकर गुस्से में बोलते हैं कि भाई सेवक तो मैंने जहाँ तक है तो नौकर तो वही होता है ना जो आपकी सेवा करे, है ना, नौकरी करे। अब जो दुश्मनी करे तो उससे तो लड़ाई करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब परशुराम जी कहते हैं कि भाई देखो राम सुनो, जिसने अब ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा दुश्मन है। सहस्त्र बाहु एक राजा था बेसिकली, जिससे परशुराम जी की लड़ाई चलती रहती थी, है ना, तो उसके चक्कर में इन्होंने सभी क्षत्रियों को मार दिया था, ठीक है। बेसिकली लंबी कहानी है, ठीक है। अच्छा, परशुराम जी कहते हैं कि सो बिल्कुल, मतलब जितने भी लोग हैं इस समाज में, मतलब बेसिकली वहाँ पर क्या हो रही है, शादी हो रही थी, ठीक है, मतलब शादी हो रही थी, स्वयंवर हो रहा था, जितने भी लोग आए थे उससे परशुराम जी कहते हैं कि वो अपने आप जो भी दोषी है वो अलग हो जाए। जैसे कि क्लास में टीचर नहीं बोलता है सब पिटोगे, जिसने भी गलती करी खड़े हो जाओ, तो वरना क्या होगा, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। अच्छा, अब भाई मुनि वचन, मतलब मुनि जी हैं जो हमारे परशुराम, उनके जो मतलब बात है उसे सुनकर जो लक्ष्मण जी हैं बड़े मुस्कुरा के बोलते हैं, ठीक है, तो बड़े मुस्कुराते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि भाई हमने तो बचपन में बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़ दिए हैं ना, ऐसे खिलौने टाइप थे, बहुत तोड़े हमने तो तब तो क्या किया, किसी ने भी हम पर ऐसा गुस्सा नहीं किया। तो इस धनुष पर ऐसा क्या प्यार आ रहा है ना, इस धनुष से ऐसा क्या प्यार है, ऐसी क्या ममता है। तो इतना सुनते ही भृगु उनके पिता का नाम था परशुराम के, तो भृगु कुल केतु है ना, भृगु के कुल के हैं जो, यानी कि परशुराम जी हैं, वो क्या करते हैं, गुस्से में बोलते हैं, हे नृपबालक, हे राजा के पुत्र, है ना, तू क्या कर रहा है, तू तो अपने काल के वश में आ गया बेटा, मरना चाह रहा है इसलिए इतना बोल रहा है, ठीक है। बाकी धनुष की क्या, तू बाकी धनुष का कंपैरिजन शिव जी के धनुष से कर रहा है बेवकूफ़, ऐसे करके बोलते हैं। तो अच्छा, लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि भाई जहाँ तक तो मैं जानता हूँ कि जितने भी धनुष होते हैं एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, सबसे तीरी तो छोड़ते हैं, भाला तो किसी से नहीं छोड़ते, तो इसमें क्या हानि लाभ है, कई सारे धनुष तोड़ दिए हमने, तो अब राम ने तो सोचा था नया भया होगा कोई, है ना, उधर छूते ही टूट गया, इसमें क्या दोष है राम का, राम जी का कोई दोष नहीं है, ठीक है। अब बिना बात के, हे मुनि तुम क्या करो, गुस्सा मत करो, है ना। अच्छा, भाई परशुराम देखा ना हमने, मतलब फरसे की और बोल रहे हैं, अरे बेवकूफ़, तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता, जानता नहीं है तू मेरे को, ठीक है, मैं तो तेरे को बच्चा समझ रहा था इसलिए तेरे को नहीं मारा, ठीक है। अब केवल मेरे को तू मुनि ही जान रहा है, केवल मेरे को तू संती जानता है और कुछ नहीं जानता। मैं बेटा बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, मेरे को पूरी दुनिया जानती है, समझा, और मैं क्या हूँ, क्षत्रिय कुल का, मतलब जो भी क्षत्रिय हैं बेसिकली, जो राजपूत लोग हैं ना, मैं उनका बड़ा दुश्मन हूँ, बड़ा वाले, ठीक है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, मतलब हाथों के दम पर बेटा सभी किसे मार दिया था, क्षत्रियों को मार दिया था, ठीक है। और पूरी पृथ्वी पर ऐसे सभी राजाओं को मार के मैंने उसे ब्राह्मणों को दान कर दिया था। सहस्त्र बाहु को भी मैंने इन्हीं बाहों से मारा था, ठीक है। अब मेरे परशु यानी मेरे फरसे मतलब एक तरह से कुड़ारी टाइप कुछ, ठीक है। देख ले राजा के बच्चे, मतलब राजा के बेटे, ठीक है। अपने माता पिता को ऐसे सोच के बस मत करो, चाहे दुखी हो जाएंगे ना, जवान बेटा मर गया, ठीक है। और मैं तो भाई इतना खतरनाक इंसान हूँ, मैं तो जो बच्चे अभी तक पैदा ही नहीं हुए गर्भ में ही है उन्हें भी मार देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब भाई फिर से जो लक्ष्मण है वो बड़े अच्छे इंसान है, फिर से मुस्कुराते हैं ना, आग में घी डाल रहे हैं, मुस्कुराते हुए प्यार से बोलते हैं, अरे महा मुनि, मैं तो आपको क्या महावट मतलब सूरवीर जान रहा था, है ना। अब बार बार तो आप मेरे को अपनी कुठारी मतलब फरसा ही दिखाए जा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी फूंक से क्या कर रहे हो, पहाड़ उड़ाना चाह रहे हो, है ना, फूंक मारोगे और पहाड़ उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई कुम्हड़पति मतलब ऐसा कोई नया ऐसा कमज़ोर सा पौधा कोई नहीं, जो आपकी तर्जनी उंगली देख कर ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, इंडेक्स फिंगर। और आपके पास से कोठान यानी कि फरसा वगैरह देखकर और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभी तक जो बोला है बड़े ही अभिमान के साथ बोला, मतलब मेरे को कोई डर वर नहीं लगता आपसे, ठीक है। अच्छा, भृगुसु तो समुझी जनेऊ लोग, मतलब भृगुसु मतलब भृगु के जो पुत्र हुए हैं, जो परशुराम है, वो तो ऐसे समझ रहे हैं कि मैं जनेऊ फनेऊ डाल कर बैठा हूँ, ठीक है, कुछ भी
कह रहे थे इतनी देर से, सब में गुस्सा रोक कर सुनना था। हमारा जो कुल है, मतलब बेसिकली जो राजपूत लोग होते हैं, जो क्षत्रिय लोग होते हैं, उनमें सुर यानी कि देवता, महेश्वर यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं, हरिजन मतलब भगवान के भक्त, और गाय, इन पर क्या करते हैं, वार नहीं करते। अगर वार करेंगे तो पाप लगेगा, और इनसे हार गए तो क्या होगी, मतलब बुराई होगी कि देखो हार गया, ठीक है। अब तुम हमें मारोगे भी तो ही क्या करेंगे, हम तुम्हारे पैर ही छुएंगे, क्योंकि बेसिकली हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, ठीक है। और तुम्हारे जो इतने कठोर वचन है ना, वही काफ़ी है भाई, दूसरे को मारने के लिए क्या जरूरत है, क्यों रख के घूम रहे धनुष पे निशान, बेच दो, ठीक है। अच्छा, जो लोग अनुचित कहे हो क्षमहु महामुनि धीर। अच्छा, सुनी सरोज भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। अच्छा, एक पैराग्राफ उन्होंने दिया नहीं है, एक मिनट। हाँ, तो बेसिकली लक्ष्मण जी हैं, वो क्या कह रहे हैं इनसे कि देखो, जो भी मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो माफ़ कर देना भाई, ठीक है। और क्या है, तो अब जो भृगुकुल मतलब भृगुवंश मणि में, भृगुवंश के क्या है, जो मणि है एकदम, है ना, चांद तारे हो रहे हैं, हीरा हो रहे हैं, तो वो बोलते हैं। इसका एक दिया नहीं है, पर एनसीईआरटी में नई वाली में नहीं है, ठीक है, रेशनलाइज वाली में नहीं है। अच्छा, तो वो दो पैराग्राफ ऐसे ही देख लेते। अच्छा, इसके बाद वाले पैराग्राफ में क्या होता है कि जो ठीक है, जो अब जो परशुराम जी हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, कौशिक से, यानी कौशिक यानी विश्वामित्र से कहते हैं कि भाई देख ले, बहुत बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी ऐसे निपटा देते हैं, क्योंकि नई में नहीं है, शायद कुछ स्कूलों में भी नहीं आ रहा हो, तो ठीक है, कौशिक से कहते हैं भाई देख ले, समझा ले इन्हें, लड़का तो ऐसे मतलब है तो भानुवंश का, मतलब सूर्य कुल का है, पर क्या है, चंद्रमा पर जैसे वो दाग नहीं लग रहा, धब्बा उसके समान है, ये अपन मरना चाह रहा है वैसे मेरे हाथों से। मैं तो भाई देख भाई विश्वामित्र, मैं बहुत इज्जत करता हूँ तुम्हारी, इसलिए मैंने इसको अभी कुछ बोला नहीं है ना। तो ऐसे करके और बोलते हैं, कौन, परशुराम ऐसे बोलते हैं। अच्छा भाई, लक्ष्मण जी कैसे चुप बैठ जाएंगे। अब वो भी कहते हैं कि देखो, जो असली सूरवीर होता है ना, वो युद्ध करता है, ऐसे बार बार बोलता नहीं है। वैसे भी आप तो अपनी तारीफ इतने अच्छे से खुद ही कर लेते जब परशुराम बोलते हैं ना कि भाई विश्वामित्र बताए से मेरे बारे में, तो लक्ष्मण बोलते हैं आप तो खुद ही इतनी अच्छी तारीफ कर लेते, खुद ही कर लो ना अपने मुँह से, कुछ रह गया हो तो और बोल लो, मैं तो सुन रहा हूँ, ठीक है। नहीं, परशुराम जी और मतलब गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, फिर लक्ष्मण जी फिर बोलते हैं कि तो ऐसा लग रहा है कि बार बार मेरे लिए काल को बुला रहे हैं, मेरी मौत को बुलावा दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है, तो ऐसा मालूम पड़ रहा है मेरे को, है ना। और इनके पास एक कुठार फुटार बाँट फाड़ देख कर ही मैंने सब कुछ बोला था, तो है ना। तो ऐसे करके बेसिकली उन दोनों बात चली। अच्छा, विश्वामित्र क्या है, वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि भाई ये जो हैं कौन है हमारे जो परशुराम है, ये तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि बस हरा ही रहा दिख रहा है, इन्हें दो तीन लोगों को मार लिया तो इन्हें भी मार लूँगा, ठीक है। तो ऐसे करके मन ही मन कौन हंस रहा है, विश्वामित्र हंस रहे हैं। अच्छा, अब आगे क्या होता है, आगे जो लक्ष्मण है वो क्या बोलते हैं कि देखो, वो कहते हैं कि अभी आपने हमें देखा नहीं है ना। जब परशुराम जी क्या कहते हैं कि भाई देखो, अब गुरु का ऋण चढ़ रहा है मेरे पे, अब इस बालक को जो मेरी इतनी क्या कर रहा है, एक तरह से बेइज्जती टाइप कर रहा है ना, गजब बेइज्जती है, इसे मार के मैं अपने गुरु का ऋण चुका लूँगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भाई चुका लो, माता पिता का तो चुका लो, ब्याज फ्याज सब भर दूंगा मैं, बताओ कितना पैसा हो रहा है, ठीक है। और कैसे आ जाते हैं परशुराम जी। और जितनी भी सभा थी वो क्या कहती है, अरे भाई चुप हो रहा, अनुचित अनुचित करके बोलती है। बेसिकली राम जी आते हैं बाद में, और जो लक्ष्मण जी के वचन थे आहुति जैसे थे, और राम जी क्या करते हैं, अपने मतलब पानी के समान वचन जो है वो बोलते हैं और लक्ष्मण को शांत कर देते हैं। आगे देख, अब जो हमारा चैप्टर हुआ जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य। अच्छा, इनसे जो बेसिकली हरिवंश राय बच्चन थे ना, उन्होंने बोला था कि भाई अपने बारे में हमें कुछ लिखो, सभी लोग अपनी आत्मकथा छापना है, तो उन्होंने एक कविता के रूप में, किसने, इन्होंने हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने, है ना, क्या किया था, एक कविता के रूप में उत्तर दिया था इन्हें, है ना। उन्होंने बोला कि देखो, ये जो मधुपेय भंवरा है ना, मन रूपी भंवरा है, ऐसे भुन भुन करता हुआ कौन सी अपनी कहानी मतलब सुना रहा है मेरे को। मेरे जीवन की जो पत्तियां हैं वो सूख कर गिर रही हैं, देखो कितनी घनी पत्तियां थी, मतलब मेरे जीवन में कितना सुख था, और आज देखो कुछ भी नहीं बचा है ना, एक तरह से बंजर हो चुका हूँ, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि देखो, ये जो अनंत नीलिमा है, मतलब देखो ये जो आसमान है ना, इतना अनंत तक फैला हुआ है पूरा आसमान, नीला नीला, है ना। इसमें कितने सारे जीवन इतिहास हैं, और ये लोग क्या करते रहते हैं, ये लोग अपना मलिन उपहास, मतलब अपना व्यंग करके अपना ही उपहास करते रहते हैं, ठीक है। मतलब देखो, दुनिया में मतलब
कितने सारे लोग हैं, हर किसी की अपनी एक कहानी है, एक अलग कहानी है ना, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे जो कवियों कहते हैं कि देखो इतने सारे लोगों की अपनी अपनी कहानी है ना, और हर कहानी में एक तरह से एक उपास पात्र बने हैं वो लोग, है ना। जब भी उन्हें दुनिया को बताया, तुम तब भी चाहते हो कि मैं अपने ऊपर बीती हुई जितनी भी दुर्बलताएं हैं, मतलब मेरे ऊपर जो भी बीता है वो बता दूं, है ना। उससे क्या तुम्हें सुनकर वो सब खुशी मिलेगी, है ना। क्या तुम उसे सुनकर तुम पाओगे क्या, है ना। तो वो बोलते हैं कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी बातें सुनकर तुम अपने आप को कहीं अंदर ही अंदर दोषी समझने लगो, है ना। होता है ना कि किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है ना, तो हमारे अंदर ही अंदर कुछ अलग सा फील आता है, यार गलत हो गया ये हुआ, तो ऐसे तुम भी दुखी हो जाओगे, क्या दिक्कत है ना, क्यों लिखूँ मैं अपनी कहानी, है ना। तो फिर वो कहते हैं देखो मैं अपनी हंसी नहीं उड़ा सकता, अपनी कहानी लिखूंगा फिर लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर एक तरह से हंसी उड़ाते हैं लोग, ठीक है। तो मैं अपनी हंसी कैसे उड़ाऊँ, मैं खुद ऐसे नहीं कर सकता। मैं अपनी बेवकूफ़ियाँ गिनाऊँ, है ना, या औरों ने मेरे साथ क्या किया वो सब बताऊँ। मैं कैसे बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब पहले मेरे जीवन में बहुत खुशी थी, है ना, एक तरह से, ठीक है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो सब एक भ्रम था, है ना, जो एक स्वप्न की तरह था। और मैं जब जाग गया तो वो सब क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। ऐसे हमारे साथ भी कई बार होता है, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या बोल रहा है कि देखो जो पुरानी यादें हैं मेरी, है ना, वो क्या बनी है, एक थके हुए पाते, मतलब होता है ना कि कई सारी पास में मेरा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई होती है जो हमें आगे के लिए क्या देती हैं, एक तरह से स्ट्रेंथ देती हैं कि यार नहीं सब अच्छा ही होगा, ठीक है। तो मैं थका हुआ क्या हूँ, पथिक हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो कवियों कहते हैं कि सीवन का उधेड़ कर देखोगे, मतलब सीवन मतलब चित्रों को, मेरे चित्रों को उधेड़े हो क्या ज़िंदगी की, उन्हें देखो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, छोटे छोटे किस्सा मेरी मेरी छोटी छोटी कथाएँ, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें यार, तो रहने दो, बहुत कुछ है ना। अच्छा, तो क्या इतना काफ़ी नहीं है कि मैं दूसरों की बातें सुनूँ, ये अच्छी भी बात है, दूसरों की सुनते रहो, खुद को मैं मौन रखूँ, मैं खुद अपने बारे में कुछ ना बोलूँ, ठीक है। और वैसे भी तुम मेरी जो भोली वाली सी आत्मकथा है उसे सुनकर करो भी क्या, क्या करोगे उसे सुनकर, क्या उखाड़ लोगे, ठीक है। मेरी भलाई कर जाओगे, नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और इतना समय भी नहीं है मेरे पास। अब एक कहीं पर बेचारी मेरी मौन बैठा बेचारा मेरा दुख क्या है, सो रहा है तो उसे सो जाने दो, उसे जगाओ मत, ठीक है। तो बेसिकली हमारी सबसे प्यारी कविता थी, ये भी ख़त्म हो गई। दूसरी देखते हैं। दूसरी हमारी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला जी की कविता है उत्साह, और इसके बाद एक और है अट नहीं रही है, ठीक है। अच्छा, उत्साह में उन्होंने बेसिकली बादल को दर्शाया है, ठीक है। अच्छा, वो बादल से कहते हैं कि हे बादल तुम क्या हो, ऐसे लग रहा है जैसे तुम किसी छोटे बच्चे के काले घुंघराले बालों की तरह हो, है ना। अब तुम्हारे अंदर विद्युत छवि, मतलब बिजली चमका, और बादल बहुत तेज़ से बिजली चमका ऐसे, है ना। और नूतन कविता फिर भर दो बादल, मतलब इन्होंने जो बादल है उसका कंपैरिजन कैसे किया, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये रहा देखो। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित पीड़ित प्यासे जिनकी आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने मतलब बादल के मतलब बादल उन्होंने क्या यूज़ किया, एक तरह से एक सिम्बोलिज्म यूज़ किया है ना, एक आइकॉनिक चीज़ है बादल, ठीक है। चलो, फिर वो बोल रहे हैं कि देखो तुम क्या थे, विकल विकल उन्मन थे, उन्मन, है ना। विश्व के निदा के शिकल जन आए आगात अज्ञात दिशा से, अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल, मतलब इससे बेसिकली जो हमारे कवियों कह रहे हैं कि देखो धरती मतलब बहुत प्यासी थी, है ना, मतलब एक तरह से पूरी बंजर पड़ी थी, सूखी हुई थी। अब तुम आ गए हो तो इस पर क्या कर दो, बरसात कर दो फिर से, है ना। इसमें नहीं, उमंग से भर दो इसे, ठीक है। इसे क्रांति का सूचक किसे कहा गया है, बादल को एक तरह से क्रांति के सूचक के तौर पर यहाँ पर उन्होंने सिम्बोलिज्म यूज़ किया है, दर्शाया गया है, ठीक है। चलो, अट नहीं रही है, ये बेसिकली हमारा फागुन फागुन मतलब होली के पास वाला जो समय रहता है उस पीरियड को दर्शाने के लिए उन्होंने एक कविता लिखी है, अट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है मेरे अंदर, ठीक है। इतना सुंदर है फागुन के, मैं ऐसे संभाल नहीं पा रहा हूँ, अब कहीं सांस लेते, मतलब फागुन में जो हवाएं हैं ना उसकी बात हो रही है कि हर घर ऐसे मतलब हवा में एक तरह से महक रही है हवा, ठीक है। और इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे पक्षी होते हैं ना पूरे आसमान में फागुन में उड़ते रहते हैं ना, और मेरी दृष्टि है इतनी सुंदर जो ये छटा है उस पर से मेरी दृष्टि नहीं हट रही है ना। पत्तों से लगे क्या होता है फागुन में, हर तरफ हरियाली रहती है, क्या कहते हैं स्प्रिंग सीजन, है ना। और लाल
लाल गुलाबी गुलाबी फूल होते हैं हर जगह। मंद गंध पुष्पमाल, कितना सुंदर शब्द चयन किया है उन्होंने। ऐसे मंद गंध मतलब धीमी धीमी गंध वाली, है ना, भीनी भीनी गंध होती है उसकी। क्या पुष्प मतलब क्या लगे हुए हैं हर जगह, फूल लगे हुए हैं, मतलब मंद मंद गंध के मतलब खुशबू के पुष्प लगे हुए हैं। और पाट पाट शोभा सिर पट नहीं रही है, मतलब इतनी सुंदर छटा है कि मैं इसे चाह कर भी इसे अपने अंदर क्या नहीं कर पाऊँ, समाहित नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हमारी ये कविता भी हो गई। दूसरी हमारी कविता है नागार्जुन की दंतोरत मुस्कान। कहाँ गए हमारे नागार्जुन जी, ये रहे। यह दंतोरत मुस्कान। इस कविता में उस समय की बात की गई है जब जो बच्चा होता है ना उसके डंडे दांत आते हैं दूध के, हम सब के भी आते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अब जो हमारे कवि हैं नागार्जुन जी हैं वो अपने बेसिकली अपने बेटे के बारे में बात करें ना, बेटा बेटी जो भी है उसके बारे में बात करें कि देखो तुम्हारी जो नए नए दांतों वाली, तुम्हारे नए नए दांत हैं, उसकी जो मुस्कान है, ऐसे कोई अगर मरता हुआ इंसान भी देख लेगा, मुर्दा भी, उसमें भी जान आ जाएगी, है ना, वो भी हंसने लगेगा। धूली दूसरे मतलब धूल में सने हुए तुम्हारे ये जो अंग हैं, तुम्हारे जो हाथ पैर हैं, तुम धूल में ऐसे खेल कर आए हो, ऐसे लग रहा है जैसे कि भाई जो तालाब में कमल खिलता है ना, वो कमल आज क्या हो गया, मेरे घर में आ गया है। और देखो तुम्हें ही छूकर, तुम्हें ही देखकर जो एक पत्थर रहा होगा ना, वो पत्थर भी पिघल कर क्या बन गया होगा, पानी बन गया होगा, छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल। मतलब यार जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं इतने कोमल होते हैं, ऐसा लगता है जैसे फूल है ना, बांस था कि वो तुम वो आप जो कवि हैं नागार्जुन जी कहते हैं कि तुम मेरे को पहचान नहीं पाए, मेरे को लग रहा है ना, अब मुझे ऐसे ही टुक टुक ही लगाए देखते रहोगे, थक गए होगे ना, चलो मैं अभी चलो आँख फेरे लेता हूँ, मत देखो मेरे को, आराम कर लो, ठीक है। ऐसे करके हमारे कवि जी बात कर रहे हैं अपने बच्चे से, ठीक है। अच्छा क्या हुआ जो पहली बार में हम लोग परिचित नहीं हो सके, मतलब क्या हुआ पहली बार में तुम मेरे को पहचान नहीं पाए, तुम्हारी माँ है ना वही तो माध्यम बनी है आज, वरना मैं तुम्हें देख ही नहीं पाता, अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो तुम तो मेरे को पहचानते ही नहीं, और मैं ना ही ये जान पाता कि तुम्हारी जो प्यारी सी मुस्कान है ना, दंत दूध वाले दांत वाली, है ना, ऐसे कभी देख ही नहीं पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, मतलब तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही एकदम धन्य है ना, बहुत मतलब अजब लोग हैं एकदम, है ना। और मैं तो ऐसे घूमता फिरता इंसान हूँ, मैं कभी यहाँ हूँ कभी वहाँ हूँ। अच्छा इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मतलब मैं एक अतिथि और मेरे से तुम्हारा, हे प्रिय मुझसे तुम्हारा क्या संपर्क रहा है, मैं तो कभी मिला ही नहीं तुमसे, आज पहली बार मिल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो नागार्जुन जी हैं वो घूमते रहते थे, है ना, इन्होंने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था, है ना, और ये राहुल सांकृत यायन के अनुयायी थे एक तरह से, बड़े उनसे मतलब कहते हैं ना इम्प्रेस हुए थे, ठीक है। तो उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपक देखते तुम इधर कनखनी मार। अच्छा जी, अब जो कवि उन्होंने माँ वगैरह सबकी तारीफ़ कर दिया ना, बच्चे की तारीफ़ करते हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरी तरफ से कनखनी मारे ऐसे टुकटुकी लगाए देख रहे हो, है ना, और जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती हैं तो तुम्हारी जो दूध की मुस्कान, मतलब दूध के दांतों वाली मुस्कान है, वो क्या लगती है, बड़ी छवि मार, मतलब लंबे समय तक उसकी छवि मेरे उधर मतलब एक तरह से मेरे हृदय में क्या रह जाती है, बस के रह जाती है। इसके बाद इनकी इसी पार्ट पर दूसरी कविता है जिसका नाम है फसल। अच्छा अब फसल क्या है, उन्होंने बोला है कि भाई एक के नहीं दो के नहीं, मतलब कई सारी नदियों के पानी का जादू है। देखो अब बेसिकली कहा जाए तो एक नदी के पानी से काम नहीं बनता यार, है ना, कम पड़ जाएगी, तो कई सारे पानी का जादू है, हर जगह हो रही है। देखो पंजाब में भी सतलज का पानी जा रहा है ना पूरा, ठीक है, उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो भी सहायक नदियां हैं, उनका पानी जा रहा होगा। यहाँ यूपी में हमारी गंगा जी हैं ना, उनका पानी, तो ठीक है, हज़ारों नदियों से क्या है एक फसल उग पा रही है, ठीक है, लाख लाख कोटि मतलब हज़ारों लाखों हाथों के स्पर्श से फसल मिलती है, ठीक है। तो मैं खुद नहीं मालूम, बाज़ार से 1 किलो आलू लेके आई हूँ ना, नहीं मालूम कहाँ से बन रहा है, क्यों बन रहा है, ठीक है, मतलब कहाँ से बन रहा है, कितने लोगों ने उसमें मेहनत की होगी, ठीक है। अच्छा 2 की नहीं हज़ार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, मतलब हज़ारों मिट्टियों में, उसमें हर मिट्टी के अलग मिनरल रहते हैं ना, तो देखो कहीं राजस्थान में हो रही है कहीं फसल, कहीं है ना, तो हर जगह की मिट्टी भी अलग है, ठीक है। फसल क्या है, फसल कुछ नहीं है, अभी हमारे कहेंगे फसल कुछ भी नहीं है, तो एक तरह का जादू है, किसका, नदियों के पानी का, हाथों के स्पर्श की क्या है, महिमा है, भूरी काली मिट्टी का क्या है, गुणधर्म है ना। और जो सूरज की किरण उनका भी बड़ा क्या रहेगा, क्योंकि वो नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, मतलब हवा भी देखो हवा नहीं बहेगी, ठीक है, तो
कैसे चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैसे मिलेगा जब हवा ही नहीं होगी। तो ठीक है, तो हम बेसिकली साइंटिफिक हो गए। पर बड़ी ही प्यारी सी कविता है, कौन सी, फसल। चलो ये भी हो गई। तो ये हमारी आखिरी कविता है मंगलेश डबराल जी की, जिसका नाम है संगतकार। ठीक है, अच्छा संगतकार में क्या, देखो मुख्य गायक के ये कविता बहुत अच्छी है, इसकी अलग से अभी हमने ऐसे एक्सप्लेन किया था, बड़ा मज़ा आया था। ठीक है, तो देखो मुख्य गायक है, मतलब एक हमारा मेन सिंगर रहता है और एक उसका क्या होता है, साथ देने वाला। अच्छा, जो मेन सिंगर है उसकी क्या है, आवाज़ बहुत भारी भरकम रहती है, और जो बीच के मतलब पीछे से जो गाते हैं ना साथ में, उनकी आवाज़ थोड़ी कम कम भी रहती है। अच्छा ये जो लोग कौन होते हैं जो धीरे धीरे पीछे से उसका साथ देते हैं, ऐसे आता नहीं है एक मुख्य गायक अलग गा रहा होगा, पीछे से कुछ लोग होंगे जो उसके शब्दों को दोहरा रहे होंगे 2-3 बार। ठीक है, गाना सुनोगे तो पता चलेगा। देख कौन लोग होते होंगे जो ऐसा करते हैं, साइड सिंगर है ना, साइड हीरो की तरह साइड सिंगर। ये लोग कौन होते हैं, तो कहीं दूर से चलने वाला कोई शिष्य होगा जो सीखने के लिए आ रहा है हमारे मेन गायक से। ठीक है, उसका कोई भाई होगा छोटा, कोई दोस्त यार होगा। ठीक है, जो मुख्य गायक की गरज मतलब उसकी भारी भरकम आवाज़ में है ना अपनी आवाज़ मिलाता आया है प्राचीन काल से। अच्छा, अब जब ये मुख्य गायक क्या होता है, बहुत अंतरे छेड़ते हुए, मतलब बहुत लंबे लंबे रागों को गाते हुए, सुर ताल लगाते हुए जब बहुत आगे निकल जाता है, तो इसका जो साथी रहता है ना संगीतकार, जिसके साथ गाता है, इसे हम साइड सिंगर बोल रहे हैं। ठीक है, वही क्या करता है, वही इसे खींच कर जाता है कि बेटा तो यहाँ था, यहाँ से चला अपनी जो भी लय है अब यहाँ से निकलेगी, दूसरा अंतरा ये है ना, ये सब उसे याद कौन दिलाता है, एक तरह से हमारा सहायक याद दिलाता है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे वो उसका मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान जो मुख्य गायक तरह से फेंकता हुआ चला रहा है, उसकी जेब में से निकलता है, उसे उठा उठा के समेट समेट कर ला रहा है ना, और उसे याद दिला रहा है कि तू भी कभी नौसिखिया ही रहा था बेटा। ठीक है, ऐसे ही उसे याद दिला रहा है किसका, उसके पास्ट का। ठीक है, उसे संभाल रहा है, एक तरह से ढांढस बधा रहा है कि कोई बात नहीं, अगर तेरा सुर जो है वो एक तरह से आवाज़ ऐसा लग रहा है जब फट ही जाएगी, अभी तू गा सकता है। ठीक है, ये सब उसे याद दिलाता है, उसका साथ देता है, उसे ये बताता है कि भाई तू अकेला नहीं है, मैं भी हूँ तेरे साथ। ठीक है, और उसे ये भी समझाता है कि देखो एक बार जो तुम शब्द, एक बार जो रागिनी जो तुम गा चुके हो, उसे फिर से क्या कर सकते हैं, हम फिर से दोहरा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और देखो जो उसकी आवाज़ मतलब किसकी, जो हमारा साइड सिंगर है ना, उसकी आवाज़ में एक हिचक सी सुनाई देती है कि भाई कैसे भी करके उसकी आवाज़ मुख्य गायक से ऊपर ना चला जाए, क्योंकि एक तरह से होगा कि वो भाई डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं ना, बंदा आगे निकलना चाहता है। ठीक है, एक तरह से तो ये कविता भले ही सिंगर की तरह हम देखें, पर इसकी मीनिंग अलग है ना। हमारे जो लोग होते हैं हमारे साथ, मतलब जितने महान लोग हैं उनके साथ भी कई लोग रहे होंगे जिनकी वजह से वो लोग महान बन पाए। तो बेसिकली इसमें इन सब चीज़ों की बात की गई है कि अगर जो हमारे साथ जो लोग हैं अगर वो नहीं होते तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में उनकी क्या है, बहुत बड़ी अहमियत है। जितने भी लोग महान बने हैं उनके लिए भी उनके जीवन में बहुत अहमियत है। ऐसा कोई तो होना चाहिए ना ये बताए भाई अकेला नहीं है, तो मैं भी हूँ, है ना, लड़ाई वही तो मैं भी पीट के आऊँगा। ठीक है, तो बेसिकली ये थी हमारी सारी poems.